Welcome to Online Study Corner. This video is the third part of our series that is of important question for UGC NET English Literature Paper 2. और इस सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है और इस थर्ड वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को। और फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल थिएटर ओपन इन। ग्लोब थिएटर ओपन इन। ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ? ग्लोब थिएटर की जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई थी? 1599 में हुई थी। तो राइट आंसर इसका है सी, यानी 1599। अब ग्लोब थिएटर है क्या? ग्लोब थिएटर एलिजाबेथन एज से रिलेटेड एक थिएटर है। एलिजाबेथन एज में ये थिएटर बना था और शेक्सपियर से एसोसिएटेड है ये थिएटर। शेक्सपियर से ये थिएटर एसोसिएटेड है। तो शेक्सपियर के टाइम पर ये थिएटर कब बना था? 1599 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या हुआ इस थिएटर में। 1599 में ये स्टार्ट हुआ, फिर 1613 में एक फायर में ये थिएटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोबारा इसे 1614 में बनाया गया। इट वॉज रीबिल्ट इन 1614। देन इन 1642 इट वॉज क्लोज्ड। राइट। तो क्या है, 1599 में ओपनिंग हुई, 1613 में फायर में ये डिस्ट्रॉय हो गया और 1614 में इसको दोबारा से बनाया गया। 1642 में ये फाइनली बंद हो गया। लेकिन आज भी ये ओरिजिनल थिएटर की जगह पर एक नया थिएटर है जिसे शेक्सपियर ग्लोब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज, एक कोटेशन यहाँ पर दी गई है जिसे कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। अब हमें बताना है कि ये किसके लिए बोली गई है। पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ही इज़ नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एट होम। ही इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल अब्रॉड। वो काफ़ी फेमस नहीं था। येट आई फर्मली बिलीव दैट द पोइटिकल परफॉर्मेंस ऑफ डैश। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि उसकी पोइटिकल जो परफॉर्मेंस थी आफ्टर दैट ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन, वो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद सर्वश्रेष्ठ थी या एक्सीलेंट थी। अनडाउटली मोस्ट कंसिडरेबल इन आर लैंग्वेज। और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो हमारी लैंग्वेज में मोस्ट कंसिडरेबल पोएट था। तो ये लाइन्स मैथ्यू अर्नोल्ड ने इन 4 पोएट्स में से एक पोएट के लिए बोली है और इसका राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है। अब हम देखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड को। ये है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज पोएट, राइटर और क्रिटिक है। और विक्टोरियन एज विक्टोरियन एज 1850 से 1900 तक का जो पीरियड है उसे हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड का बर्थ 1822 में हुआ था। इनका बर्थ 1822 में लेलहैम के थेम्स के लेलहैम में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1888 में। 1888 में हार्ट फेलियर की वजह से इस पोएट की यानी मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ हुई थी। मैथ्यू अर्नोल्ड को हम सेज पोएट के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें सेज पोएट क्यों कहा जाता है? इन्हें सेज पोएट कहा जाता है बिकॉज इन्होंने रीडर्स को अपनी राइटिंग के द्वारा कॉन्टेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ के बारे में बताया, इसीलिए इन्हें सेज पोएट कहा जाता है। विक्टोरियन एज के 3 ग्रेटेस्ट पोएट में से एक पोएट इन्हें माना जाता है। इनके अलावा जो 2 ग्रेटेस्ट पोएट है वो है टेनिसन और ब्राउनिंग। टेनिसन, एल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन दोनों के बाद थर्ड नंबर आता है मैथ्यू अर्नोल्ड का। मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी पोएम डॉवर बीच के लिए काफ़ी फेमस हैं। डॉवर बीच के अलावा उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उनके नाम है द स्कॉलर जिप्सी, थायरसिस, कल्चर एंड एनार्की, सोहराब एंड रुस्तम, लिटरेचर एंड डोगमा। इसके अलावा क्रिटिकल थियोरी के अंदर या क्रिटिसिज्म में वो टचस्टोन मेथड के प्रपाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं या फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which epilogue of the Shepherd's Calendar does Spenser praise Queen Elizabeth? Shepherd's Calendar के कौन से इकोलॉग में स्पेंसर ने क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज की है? तो इसका राइट आंसर है एस्टेर। अब
जो स्पेंसर है वो एलिजाबेथन एज के पोएट रहे हैं। स्पेंसर को हम जानते हैं कि जो स्पेंसर थे उनके फेवरेट मास्टर थे चौसर, लेकिन फिर भी उन्होंने चौसर को कॉपी नहीं किया और ना ही उनकी एम्बिशन थी कि वो कैंटरबरी टेल की तरह से एक पोएम को लिखें, लेकिन उन्होंने उनका एक ड्रीम था कि वो इंग्लिश शिवैलरी को अपनी पोएम के माध्यम से वर्णित करें, बिल्कुल जैसे कि एरिस्टो ने ऑरलैंडो फ्यूरियसो में किया। अब इनकी जो फेमस बुक है जिसका हम यहाँ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो है शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर उसने मंथ्स के अकॉर्डिंग जो थीम है उसको डिवाइड किया है, जिसके अंदर उसने अप्रैल मंथ में किसको डिस्क्राइब किया है, क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज का वहाँ पर वर्णन किया है। शेफर्ड्स कैलेंडर के अलावा ये जो पोएट है ये फेरी क्वीन के लिए भी काफ़ी फेमस हैं। फेरी क्वीन की ये जो बुक है ये 24 बुक्स का एक प्लान था, लेकिन 24 बुक्स को कंप्लीट ना लिखकर सिर्फ क्या किया गया, 6 बुक्स को कंप्लीट किया गया और जो 7th बुक थी वो अनफिनिश्ड थी। शायद या तो वो लिखी नहीं गई थी या फिर वो किलकोलमैन की जो फायर थी उसमें लॉस्ट हो गई थी। इनमें से जो फर्स्ट 3 बुक थी वो काफ़ी अच्छी बुक रही थी, और जो फेरी क्वीन है वो 12 डे का, फेरी क्वीन नाम की बुक के अंदर जो फेरी क्वीन है यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ है वो 12 डेज़ का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, और इन 12 डेज़ के फेस्टिवल पर हर डे वो एक नाइट से मिलती है और फिर उस नाइट की जो बहादुरी की कहानी है वो इन 12 डेज़ के अंदर बढ़ती जाती है। ये एक एलेग्रिकल पोएम भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not the opening of the well-known romantic poem? इनमें से कौन सी well-known romantic poem की opening नहीं है? देखिए, अब इनमें से हम पहले जानते हैं romantic poem को, कौन कौन सी romantic poets या romantic poets के द्वारा लिखी गई poem। फर्स्ट है My heart aches and a drowsy numbness pain my senses। My heart aches, ये जो पोएम लाइन्स हैं ये ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है, ओड टू नाइटिंगेल से ली गई हैं, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई हैं, और जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है। तो हमने क्या बताना है, फॉलोइंग इज नॉट, जो रोमांटिक पोएम नहीं है, तो ये तो रोमांटिक पोएम है, देन दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट है हेल टू दी ब्लिस स्पिरिट, ये लाइन है टू ए स्काईलार्क पोएम से, टू अ स्काईलार्क पोएम से, और किसने लिखी है, पर्सी बायशी शैली, यानी कि पीबी शैली ने ये लाइन्स लिखी है, तो ये भी एक रोमांटिक पोएट है। इसके बाद क्या है, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग, ये लाइन्स G.M. हॉपकिंस की पोएम स्प्रिंग एंड फॉल से ली गई है, और G.M. हॉपकिंस एक विक्टोरियन पोएट है, इस तरह से वो एक रोमांटिक पोएट नहीं है, तो राइट आंसर सी बन जाता है। अब डी क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, और विलियम वर्ड्सवर्थ फिर से क्या है, एक रोमांटिक पोएट है। अब जैसा कि ये एक रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक पोएम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि रोमांटिक पोएम्स या रोमांटिक जो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था। फर्स्ट हाफ ऑफ रोमांटिक पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो है 1800 से 1850 तक की ड्यूरेशन। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी रिकॉर्ड्स द थीम्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट। इस टाइम पर लिटरेचर के अंदर रोमांटिसिज्म को और गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी को नोटिस किया जा सकता था। जिस पीरियड की यानी रोमांटिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसमें हम जॉर्ज III के हाफ ऑफ द रेन को और क्वीन विक्टोरिया के एसेशन को, क्वीन विक्टोरिया के सिंहासन पर बैठने के टाइम तक को रीड करते हैं। तो जॉर्ज III के पीरियड से लेकर विक्टोरिया के एसेशन यानी राज तिलक तक का जो पीरियड है यानी 1837 तक का जो पीरियड है वो कम्प्लीटली क्या है, रोमांटिसिज्म है।
अब क्वीन विक्टोरिया के आने के साथ ही धीरे धीरे जो रोमांटिसिज्म था वो एंड होता गया और फाइनली 1850 में रोमांटिसिज्म एंड हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया के नाम से एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ दी एज विक्टोरियन एज। ठीक है, इसके अलावा इस एज में, इस रोमांटिसिज्म की एज में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की एक फेमस रिवॉल्यूशन थी जो कि जिसका जो बैकग्राउंड था वो इकोनॉमिक था, ना कि पॉलिटिकल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड इकोनॉमिक था, ना कि पॉलिटिकल था। अब इसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक कैसे था? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे स्टील और बहुत सारी मशीनरीज का इन्वेंशन हो गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड ट्रेड के अंदर धीरे धीरे सक्सेसफुल होता गया और वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि इंग्लैंड जाना जाने लगा वर्ल्ड की वर्कशॉप के तौर पर। अब इंग्लैंड वर्कशॉप के तौर पर, वर्ल्ड वर्कशॉप के तौर पर जाना जाने लगा और यहाँ पर मशीनरीज ने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मशीनरीज के काम करने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, स्किल हैंड वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो गए। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट से बाहर हुए वर्कर्स थे, इनके लिए ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम बन जाता है, बिकॉज उनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, राइट। अब और जो कुछ एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी जो कृषि पर आधारित लोग थे, वो भी क्या हुए, उन लोगों के ऊपर भी हैवी ड्यूटीज़ को इम्पोज कर दिया गया, काफ़ी बड़े बड़े कर लगा दिए गए। तो जो अमीर लोग थे वो काफ़ी अमीर होते गए, उनके पास किसी भी तरह से लग्जरीज की कमी नहीं रही, वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। कौन? जो रिच पीपल थे, जो पहले से ही रिच थे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, या जो पहले ही काफ़ी रिच लोग थे। लेकिन जो मजदूर वर्ग था या जो सामान्य वर्ग था वो इतना गरीब हो गया कि वहाँ पर फादर्स को अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी वाइफ को कहाँ भेजना पड़ा? काम पर भेजना पड़ा, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए भेजना पड़ा, 16 आवर के लेबर पर भेजना पड़ा, 16-16 घंटे के काम पर भेजना पड़ा, ताकि वो सिर्फ डेली ब्रेड को यानी डेली रोटी को कमा सकें। लेकिन इतना काम करने के बाद भी वो ये जो डेली के लिए उनकी आजीविका थी उसको नहीं कमा पाते थे। इसी का रिज़ल्ट क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसका रिज़ल्ट हुआ। अब ये तो था कि किस तरह से रोमांटिसिज्म के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम कंबाइन करके देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस टाइम से रिलेटेड थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस रोमांटिसिज्म की एज में कौन कौन से जो पोएट थे वो काफ़ी फेमस थे। ये पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, बायरन, शैली, कीट्स। और अगर प्रोस की बात की जाए तो प्रोस में स्कॉट, जेन ऑस्टन, बायरन, लैम्ब और थॉमस डी क्विंसी, ये सारे जो पोएट्स थे और राइटर थे, ये एक तरह से हम कह सकते हैं एसेंस थे रोमांटिक एज की, राइट। एस.टी. कॉलरिज ने कुबला खान में और एंशियंट मैरिनर के अंदर इंडिपेंडेंस की थीम को एक्सप्रेस किया है। आपको अगर राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर को रीड करना चाहें तो उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा दो और पोएट्स यानी कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, ये दोनों रोमांटिक जीनियस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो स्कॉट हैं वो ग्रेट लिटरेरी रेपुटेशन को दिखाता है। बायरन और शैली के पास बहुत सारी ऑडियंस थी, मतलब रोमांटिक एज के ज़्यादातर जो पीपल थे वो क्या पढ़ना पसंद करते थे? बायरन और शैली को पढ़ना पसंद करते थे। कॉलरिज और साउदी और वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, साउदी और वर्ड्सवर्थ, ये तीनों मिलकर एक ट्रायो बनाते हैं, ठीक है। और इस ट्रायो को हम लेक पोएट्स के नाम से जानते हैं। अगर लेक पोएट्स को भी आप कंप्लीटली रीड करना चाहो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था रोमांटिक एज से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स इज अ फ्रेज फ्रॉम। ये जो लाइन है माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स, ये किस पोएम से ली गई लाइन है? ये लाइन विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई हैं। विलियम ब्लेक रोमांटिक एज के विलियम ब्लेक 18th सेंचुरी के एक फेमस पोएट रहे हैं, ठीक है। अब 18th सेंचुरी के इस फेमस पोएट ने अपनी पोएम लंदन के अंदर ये लाइन लिखी है, द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स।
राइट। माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स क्या है, इसे हम देखते हैं। ये है विलियम ब्लेक। कौन है ये? विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक को हम विजनरी पोएट के तौर पर भी जानते हैं। ये फेमस है लिटरेचर के अंदर विजनरी पोएट के नाम से। विजनरी पोएट के अलावा इन्हें क्रिटिक्स के द्वारा मैड पोएट भी कहा जाता था। अब इन्हें मैड पोएट या विजनरी पोएट क्यों कहा जाता था? बिकॉज एज अ चाइल्ड, जब विलियम ब्लेक एक चाइल्ड थे तो इन्हें हैलुसिनेशन कह सकते हैं हम, या बहुत सारे विजन्स इन्हें दिखाई देते थे। वो घर की विंडोज से बाहर एंजल्स को और गॉड्स को देख सकते थे, एंजल्स को और गॉड्स को देख सकते थे। इसी तरह से ये तो थी चाइल्डहुड के बाद जब वो बड़े हो गए तो एज अ यंग पोएट या एज अ यंग मैन वो बहुत सारे जो पुराने पोएट थे जिनकी काफ़ी टाइम पहले डेथ हो चुकी थी, ग्रेट डेड पोएट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो उनसे मिल चुके थे, वो उनके साथ विजिट कर चुके थे, ऐसा उनका मानना था। इन पोएट्स के नेम हैं मोसेस, विर्जिल, होमर, डेंट एंड मिल्टन। तो इस विजनरी पोएट विलियम ब्लेक का मानना था कि ये इन ग्रेट डेड पोएट्स से मिल चुके हैं, यानी ये ग्रेट डेड पोएट्स इनके पास विजिट करने के लिए आते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिटिक्स ने इन्हें क्या कहा कि द मैड पोएट। और लंदन जो पोएम है जिसकी ये लाइन्स हमारे सामने है, तो लंदन पोएम के अंदर प्रेजेंट किया गया है लंदन को एक ऐसी सिटी के तौर पर जो ऑप्रेसिव सिटी है, साथ ही साथ एक पेन्ड सिटी है, दुख देने वाली सिटी है, जिसके अंदर स्पीकर रहता है। लंदन नाम की ये पोएम उसकी बुक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर लिखी गई है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा पोएट ने जो पोएम है पॉइजन ट्री में क्या बताया है? पॉइजन ट्री में वो कहते हैं कि जो सिंपल पीपल हैं वो अपनी एनवी को, अपने गुस्से को अपने दुश्मनों पर निकाल नहीं पाते, और ये जो एनवी है ये धीरे धीरे उनके माइंड के अंदर, उनके मन के अंदर रिप्रेस हो जाती है, और यही जो रिप्रेसिंग इमोशंस हैं ये बाद में पॉइजनस हेटर्ड के अंदर यानी पॉइजन ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर? सी, लंदन। ये लाइन माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स लंदन पोएम से ली गई है। देखिए लंदन पोएम का ये स्टैंजा है। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट, क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैंड, द माइंड फोर्स्ड मैनिकल आई हियर। राइट। तो ये लंदन पोएम से ली गई लाइन्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट सीरीज में भी हम इसी तरह से 5 to 10 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग। ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर इज ऑलवेज विद यू।